नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि पिछली क्लास में हमने मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मस्तिष्क का सबसे जटिल और विशिष्ट भाग होता है और ये प्रमस्तिष्क है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, वो भी हमने पढ़ लिया है। इसके जो मुख्य कार्य वो भी हमने देखे थे। अग्र मस्तिष्क का सबसे प्रमुख कार्य होता है सोचना, विचारना। इसके अलावा ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रण करना भी इसी का कार्य है। सूचनाओं को याद करना और शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उसका समायोजन करना, ये मुख्य कार्य जो है ये अग्र मस्तिष्क के होते हैं। इसके अलावा भूख, प्यास, निद्रा, ये कार्य भी अग्र मस्तिष्क के ही होते हैं। दूसरा मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं जिसका है मध्य मस्तिष्क। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिक्रियाएं। यहाँ पर मैं आपको कुछ और विशेष चीज़ें बताता हूँ कि जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में विभाजित होता है इस प्रकार। ठीक है, प्रत्येक पिंड को कहते हैं कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। प्रत्येक पिंड का नाम है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ये ऊपर के जो 2 पिंड आते हैं वो दृष्टि के लिए हैं, यानी देखने की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और नीचे के जो 2 पिंड हैं वो सुनने की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये भी आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा कि मध्य मस्तिष्क जो है वो 4 पिंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक पिंड को कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर के 2 पिंड दृष्टि के लिए होते हैं और नीचे के 2 पिंड सुनने की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। तो इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला है अनुमस्तिष्क। ये शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाने का काम करता है। देखिए, शरीर का जो संतुलन बनाने का कार्य है वो अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। इसके अलावा ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, उदाहरण पेन उठाना, यानी ऐच्छिक क्रियाएं जो हम अपने मन से करते हैं उनकी परिशुद्धता, उस कार्य को शुद्धता से किया जाए, उसके लिए अनुमस्तिष्क कार्य करता है। जैसे पेन उठाकर हम लिखते हैं तो हम चाहते हैं शुद्ध लिखें, तो ये कार्य जो है अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। उसके बाद में है मेडुला। ये अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप, वमन आदि, यानी रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, वमन यानी उल्टियाँ, ये सारे कार्य जो हैं वो मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। और लास्ट में आता है पोन्स। ये भी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन का नियंत्रण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मस्तिष्क का डायग्राम बना हुआ है जो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। इस डायग्राम में हम क्या देख पा रहे हैं, ये आगे वाला भाग जो देखिए यहाँ लिखा हुआ अग्र मस्तिष्क, ये जो भाग आप देख पा रहे हो ये पूरा अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का भाग होता है एक प्रमस्तिष्क, इसके अलावा हाइपोथैलेमस, और इसी के नीचे बेस पर होता है थैलेमस। ठीक है, 3 भाग होते हैं इसके। और ये कपाल है, यानी बाहरी आवरण है, खोपड़ी है, मजबूत होती है, जो कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। और यहाँ जो बीच वाला भाग होता है इसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये वाला भाग मध्य मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क के बाद में यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, इसे कहा जाता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, और अनुमस्तिष्क और ये वाला भाग मेडुला और ये वाला भाग पोन्स, तीनों भाग एक साथ आ गए और इसको कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में 3 आते हैं मुख्य रूप से, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। उसके बाद में यहाँ से लास्ट में जुड़ा हुआ होता है मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु आगे जाकर रीढ़ की हड्डी का संपूर्ण निर्माण करता है, और मस्तिष्क से आने वाले संकेत जो हैं वो मेरुरज्जु में पहुँच जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये मस्तिष्क का डायग्राम और इसकी संरचना और इसकी क्रियाविधि अच्छे से पढ़ ली है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि, ये रही पीयूष ग्रंथि जो कि अग्र मस्तिष्क में ही उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रगात अवशोषक का कार्य करता है। यानी हमारे मस्तिष्क में
एक दूसर द्रव पाया जाता है। दूसर द्रव पाया जाता है जो कि मस्तिष्क पर होने वाली चोटों से, प्रघातों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, और इसके चारों ओर होती है कपाल हड्डियाँ। ठीक है, दूसरा होता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा है वो कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी होती है, अर्थात मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड के अंदर स्थित होता है और वही इसकी सुरक्षा करता है। अगला पॉइंट है हमारा तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच में समन्वय। देखिए यहाँ पर तंत्रिका ऊतक यानी तंत्रिका से बनी संरचना और पेशी ऊतक यानी मांसपेशियों के बीच में कैसे समन्वय होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने पिछली बार पढ़ा था कि कोई गर्म वस्तु को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ तुरंत वहाँ से हट जाता है। ये क्रिया कैसे होती है? तो ये क्रिया होती है हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा, और यहाँ पर इस ज्ञानेंद्रिय काम करती है त्वचा। जैसे हम गर्म वस्तु पर हाथ रखेंगे तो त्वचा हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है वहाँ से जो संकेत है वो संवेदी तंत्रिका द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, संवेदी तंत्रिका द्वारा ये जो संकेत है, ये उद्दीपक है, ये कहाँ पहुँच जाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुँच जाते हैं, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुँच जाते हैं। जैसे इस गर्म वस्तु का संकेत वहाँ पहुँचेगा तो ये सूचना का पहले प्राप्त करेगा, उसके बाद में उसको संसाधित करना और निर्णय निकालना, यानी इस सूचना का एनालाइज करेगा कि ये सूचना किस प्रकार की है। सूचना को एनालाइज करने के बाद में उसको वापस संकेत भेजता है, यानी उद्दीपन अनुक्रिया उत्पन्न करता है, और अनुक्रिया के लिए वो संकेत वापस भेजेगा, और जो वापस संकेत आने वाले हैं वो किसके द्वारा आते हैं? प्रेरक तंत्रिका द्वारा। संकेत वर्ड बोलूँ मैं या उद्दीपक बोलूँ, दोनों सेम चीज़ है। तो वापस जो उद्दीपक आने वाले होते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? प्रेरक तंत्रिका द्वारा। तो दो वर्ड यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, पहला है संवेदी तंत्रिका, दूसरा है प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका संकेतों को लाने का कार्य करती है और प्रेरक तंत्रिकाएं संकेतों को शरीर के अंगों में ले जाने का कार्य करती है। तो प्रेरक तंत्रिका इस संकेत को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से लाके किसको देगी? पेशी ऊतक को देगी, जो आपके हाथ की मांसपेशियां उनको देगी, और मांसपेशियों में क्या उत्पन्न होगा? संकुचन उत्पन्न होगा, और मांसपेशियों में संकुचन होगा तो अनुक्रिया होगी, और अनुक्रिया होने के कारण हम वहाँ से हाथ को हटा लेंगे। तो ये तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के बीच में समन्वय की संपूर्ण क्रियाविधि है। आई होप ये क्रियाविधि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। यदि नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो भी आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में नहीं आए। चलिए दूसरी बात करें, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। देखिए विद्युत संकेत जो हमारे शरीर में बनते हैं, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, इनकी कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन? देखिए, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई हो, यानी ये हमारे शरीर के अंदर तारनुमा संरचनाएं जो एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, जहाँ तक ये तंत्र होगा वहाँ तक सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, लेकिन जहाँ ये नहीं है वहाँ सूचनाओं का संपूर्ण आदान प्रदान नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिकाएं लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। दूसरी लिमिटेशन यह है कि तंत्रिका कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। और तीसरा है, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। सबसे बड़ी विशेषता कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पौधों के अंदर इस प्रकार का कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जब ऐसा तंत्रिका तंत्र नहीं होता है तो फिर ये अपनी अनुक्रियाएं कैसे करते हैं? आपको पता है, छुई मुई के पौधे को यदि स्पर्श किया जाए तो छुई मुई के पौधा अपनी सभी पत्तियों को समेट लेता है, यानी उसके अंदर तंत्रिका तंत्र नहीं होने के बावजूद ये अनुक्रिया उसने कैसे की? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये। तो जब पादप के अंदर इस प्रकार की क्रियाएं नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। यदि आपको इन वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई साइंस में प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।